नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। आज के दौर में हम अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि दिन भर में एक कटोरा फल कम से कम ज़रूर खाएं और उन फलों के बीच में पपीता ज़रूर होता है। आज हम पपीते की कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से पपीते की नर्सरी लगाएं, कैसे उसकी खेती करें ताकि आपको बाज़ारों से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके और आपको अच्छे फलों की भी प्राप्ति हो। आइए इस विषय में विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं और चलते हैं डॉक्टर अजय कुमार के पास, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका स्वागत करता हूं। मैं आ गया हूं पपीते के खेत में। पपीता भी एक बहुत पॉपुलर फल है जो कम समय में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देकर जाता है। तो पपीते के लिए बिहार की जो जलवायु है वो बहुत ही उपयुक्त जलवायु है इसकी खेती के लिए। तो जो मिट्टी है इसकी खेती के लिए बलुई दोमट से लेकर के जो लोमी मिट्टी होती है वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो पीएच जो है इसका 6 से 7 या 7.5 तक हम जो है कि इसका उपयुक्त पीएच होता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जिनको हम उगा सकते हैं। पूसा डेलीशियस है, रेड लेडी है, पूसा नन्ना है, और भी बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन जिनमें से रेड लेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस वैरायटी है, हर कोई जानता है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए हम इस तरह के जैसे जो कि पॉली बैग हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह का जो प्रो ट्रे है वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बीज बोने से पहले फफूंद जनित रोगों को रोकने के लिए हमें 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 किलोग्राम सीड में उपचारित करके फिर उसके बाद में हम सोइंग कर देते हैं। इसमें कोकोपीट और सैंड का जो मिक्सचर है वो है। 3 भाग कोकोपीट के हो गए, वर्मी कंपोस्ट 1 भाग हो गया। हम इसको पॉटिंग मिक्सचर कहते हैं। उसको जो है कि हम पॉलीथीन में ऐसे भर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है कि हम बीजों की इसमें बुआई कर देते हैं। तो ये पौध जो है कि हमारी लगभग 40 से 45 दिन में ये तैयार हो जाती है। मोस्टली जो है कि किसान भाइयों को नहीं पता होता है कि 1 हेक्टेयर में उनके खेत में कितने पौधे लगेंगे। इसमें 1.8 गुणे 1.8 मीटर का जो स्पेसिंग है एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में, और दूसरी रो जो लाइन है उसके बीच की दूरी रखते हैं। तो अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 3086 या 3087 पौधे जो है कि 1 हेक्टेयर में लगेंगे। जब हम रोपाई करते हैं, जैसे कि हमें 3 दिन बाद रोपाई करनी है, तो आज ही हमें इसमें एसीफेट नामक एक केमिकल है उसका हमें इसमें स्प्रे करना चाहिए। उसकी मात्रा होती है 1.5 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से हम घोल बनाते हैं और पौधों पर स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो कीट हैं उनका प्रकोप कम होगा। फिर उसके 3 दिन बाद जो है कि हम इसको खेत में रोपाई कर देते हैं। तो रोपाई के लिए खेत को अच्छे से जुताई कर लेनी है और उसके समतल बना लेना है। फिर उसमें बनाते हैं बेड। ये जो बेड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऐसे बेड बना लेते हैं। तो बेड का जो साइज है 1 मीटर से लेकर के 1.25 मीटर तक हम रखते हैं। फिर उसके बाद में हम इसमें जो है कि हम गड्ढे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हमें पपीता का प्लांट लगाना है और यहाँ पे लगाना है, तो इसकी जो बीच की दूरी है वो 1.8 है। तो 1.8 के हिसाब से हम इधर गड्ढे बना लेते हैं। जैसे और इस वाले पौधे की दूरी भी 1.8 गुणे 8 है, और इस वाले पौधे से और इस वाले पौधे की भी दूरी जो है 1.8 मीटर है। गड्ढे बनाने के बाद में हम 15 से 20 दिन, जैसे पहले हमने बताया कि सड़ी हुई गोबर की खाद भर देते हैं। हेक्साकोनाजोल का जो है कि 0.2% का जो है कि इसमें हम घोल बना के 1 से 2 लीटर घोल भी डाल देते हैं, जिससे कि इसमें जो मृदा जनित रोग हैं, जैसे कि फफूंद जनित रोग हैं, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, जो बाद में चलकर हमें बहुत सारी दिक्कतें देते हैं, जैसे कि जड़ सड़ने लगती है और पौधा जो है कि गिर जाता है। एक गड्ढे में 2 से 3 पौधे लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें वैरायटी जो है डायोसियस होता है और गाइनोडायोसियस होता है। जो डायोसियस वैरायटी होता है उसमें हमें पता नहीं होता है कि कौन सा प्लांट जो है कि मेल होगा, नर होगा, और कौन सा प्लांट जो है कि मादा होगा। जो नर प्लांट होता है उसमें फल नहीं लगते हैं। जैसे कि ये वाला पौधा है, ये वाला पौधा है, ये मेल प्लांट्स है, जिसके ये इस तरह के आप फूल देख सकते हैं, इसमें फल नहीं लगते हैं। ऐसे ही ये वाला जो है ये प्लांट्स है, ये फीमेल प्लांट्स है, ठीक है। इसमें आप जैसे फूल देख सकते हैं कि इस तरह से लगे हुए हैं और इसी में फल लगते हैं। तो हमें पता नहीं, अगर हम एक ही एक प्लांट लगाएंगे और पहले हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं, उनमें फूल आने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जब 2 से 3 पौधे अगर हमारे लगे होंगे एक गड्ढे में, तो अगर
उसमें से हम एक ही पौधा रखना है बाद में, बाकी हमें हटा देना है। बात करते हैं कि इसकी सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें कि बूंद बूंद सिंचाई का। जैसे ये ड्रिप इरिगेशन है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये ड्रिप इरिगेशन है, जो बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। ये पानी जो है कि यहाँ से बूंद बूंद टपकता रहता है और सिर्फ ये पौधे को ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे जो है कि वो पलेवर तरह का जो है कि हम पानी पटाते नहीं हैं। पानी पटाने से दिक्कत ये होती है कि इसमें जैसे कि पानी पटा दिया तो इसकी जड़ है, तो जड़ के आसपास जो है कि पानी लग जाएगा। जब पानी लग जाएगा तो पानी लगने से होता क्या है, जड़ सड़न की बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। जब जड़ सड़न की बीमारी पैदा हो जाती है तो पूरे खेत के जो पपीते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। पौधे की जो एज होती है 1 महीने से लेकर के, जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस दिन से लेकर के 1 महीने से 5 महीने तक, तो उसको ज़रूरत होती है 2 से 6 लीटर पानी की एक दिन में। तो वो हम उसी हिसाब से जो है कि हम सेट करते हैं और बूंद बूंद विधि से हम पूरे दिन में जो है कि 2 से 6 लीटर पानी जो है उसे दिया जाता है। फिर जब 5 से 10 महीने की एज होती है तब पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, तब हो जाती है 8 से 12 लीटर। फिर 10 से 14 महीने हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है जब फल जो है कि लगने लगते हैं, ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा सा 8 से 10 लीटर पानी आ जाता है। फिर उसके बाद की बात आती है 18 महीने के बाद में, तब जो है कि वही 6 से 8 लीटर पानी एक पौधे के लिए सफिशिएंट है। तो सिंचाई के बाद में हम बात करते हैं इसके खाद और पोषण के बारे में। खाद और पोषण के बारे में जो रिकमेंडेड डोज है वो एक पौधे को 200 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 200 ग्राम पोटास की एक साल में एक पौधे को आवश्यकता होती है। प्लांटिंग करने से पहले ही हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी होती है। मिट्टी की जांच कराने से हमें उसमें उपस्थित पोषक तत्व या पोषण हमें पता चल जाता है। मिट्टी की जांच जो है कि हमारे केवीके हैं वहाँ भी हो जाता है, जिसको हम कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं, और हमारे विश्वविद्यालय यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में भी हो जाता है। तो यूरिया की अगर हम बात करें तो 222 ग्राम जो है यूरिया एक साल में एक पौधे को देना चाहिए। वही अगर हम डीएपी की बात करें तो डीएपी जो है कि 543 या 550 ग्राम जो है हमें एक पौधे को एक साल में देनी चाहिए। और वही बात करें हम म्यूरेट ऑफ पोटाश का यानी कि एमओपी, जिसमें पोटाश अवेलेबल होता है, वो 333 या 335 ग्राम जो है एक साल में एक पौधे को देनी चाहिए। अब ये तो हो गया है कि एक साल का ये सारा शेड्यूल्ड प्रोग्राम है। बात करते हैं इसको कैसे डिफरेंट डोजेज में देते हैं। इसकी 3 डोज होती हैं अलग अलग। एक तो जैसे कि बताया ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे, ठीक है, तो ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे जो है कि हम मुख्यतः जो है 50% पूरी जो यूरिया की मात्रा देनी है या नाइट्रोजन की मात्रा देनी है उसका 50% हम उसी टाइम पे दे देते हैं। और फिर 50% जो फास्फोरस की मात्रा है वो भी देते हैं, और 25% जो मात्रा पोटैश की है वो भी उसी टाइम पे रोपाई के टाइम पे ही दे देते हैं। दूसरी डोज है नाइट्रोजन का या जो पोषण का, वो हम देते हैं फूल बनने के या मंजर आने के टाइम पे। जैसे कि इस टाइम पे इस पौधे में मंजर आया हुआ है, तो इस टाइम पे जो है कि हम इसका 25% नाइट्रोजन का, 25% फास्फोरस का और 25% पोटाश का हम इसमें स्प्रे कर इसकी जो है कि इसमें हम देते हैं। तीसरी डोज जो है कि हम जब फ्रूट बनने लगता है, मैच्योर होने लगता है, उस टाइम पे जो है हम फिर से जो है 25% जो हमारा बचा हुआ नाइट्रोजन है वो दे देते हैं, 25% बचा हुआ फास्फोरस है वो दे देते हैं, और 50% जो पोटाश बचा हुआ था वो हम दे देते हैं, जिससे कि जो फल हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। हमने ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का तो हमने दे दिया है, लेकिन अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे कि बोरेक्स हो गया, जिंक हो गया। ये भी फल के लिए, फल की क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 500 ग्राम जिंक सल्फेट ले लेते हैं। बोरिक एसिड बोरैन के लिए 200 ग्राम ले लेते हैं। उसको 100 लीटर यानी कि 100 लीटर पानी में घोल बना लेते हैं। फिर उसका जो है कि पौधों पे ये पत्ती में स्प्रे कर देते हैं। तो ये जो स्प्रे है ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई के टाइम से हर दूसरे महीने में स्टार्ट। जैसे हमने अक्टूबर में ट्रांसप्लांटिंग किया तो दिसंबर में जो है हमें स्प्रे करना है। फिर उसके बाद में 1 महीने छोड़ के हमें इसका स्प्रे करते रहना है जब तक फ्रूट सेट नहीं हो जाते हैं तब तक। तो अगर हम रोग की बात करें तो इस समय सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रचलित रोग है वो है पपाया का ये विल्ट रोग। ये
मुरझाना। इसमें क्या होता है कि पपाया का ये जो गर्दन है ये यहाँ से ये टूट के नीचे की तरफ झुक जाती है। तो इसकी अगर रोकथाम के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो जब हम रोपाई करते हैं अक्टूबर में, उसके बाद में हर दूसरे महीने में हेक्साकोनाजोल को जो है कि हम स्प्रे करते हैं। पहले तो हम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बनाते हैं और पौधों पे स्प्रे करते हैं। फिर जो है कि जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब जो है कि हम हेक्साकोनाजोल है उसका डोज जो है हम बढ़ा देते हैं, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे करते हैं। और रेनी सीजन में जब बरसात का टाइम होता है तो उस टाइम पे हमें नेटिवो, एक नेटिवो नाम का जो है कि केमिकल आता है उसका हम स्प्रे करते हैं। नेटिवो का जो है कि 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम, जैसे कि इसमें बताया कि हर 1 महीना छोड़ के स्प्रे करते हैं, वैसे ही इसमें स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस डिजीज को जो है कि रोक सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें वीड मैनेजमेंट की, जो खरपतवार हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। अगर हम खरपतवार में जो कि इसमें जो है कि हम अगर मल्चिंग कर देते हैं, इसमें मल्चिंग हमको करना होता है, जो ब्लैक पॉलीथीन शीट होती है 200 माइक्रोन की, उससे जो है कि हम ये मल्चिंग कर देते हैं। जब मल्चिंग कर देते हैं ये पूरा कवर हो जाता है। जब पूरा कवर हो जाता है तो इसमें खरपतवार नहीं होते हैं और इसमें जो नमी है उसका भी संरक्षण होता है, जो नमी संरक्षण होता है, और साथ ही साथ में जो रोगों का जो प्रकोप है वो भी बहुत कम होता है। अगर ये सब आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फल मिलेंगे और पैदावार अधिक होगी। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि किस प्रकार आप पपीते की खेती कर सकते हैं। हमने आपको पपीते की नर्सरी लगाने से लेकर पपीते के खेत तैयार करने तक की पूरी जर्नी बताई है, पूरा कारवा बताया है कि कैसे आप पपीते की वैज्ञानिक खेती करके बाजारों से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हो या फिर कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।